गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि 6th to 12th सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो जैसा कि इस टॉपिक का नाम है त्रिभुज, तो सबसे पहली बात कि त्रिभुज होता क्या है, हम त्रिभुज की यहाँ परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज क्या होता है? कोई भी ऐसा फिगर जिसके अंदर तीन भुजाएं हो और वो एक क्लोज्ड फिगर हो, यानी कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, जिसको हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो इसको अगर हम बनाए ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा? तीन भुजाएं होंगी इस फिगर में। तीन भुजाएं कौन? जैसे कि मान लीजिए एक भुजा हमारी ये हो गई, दूसरी भुजा हमारी ये हो गई और तीसरी भुजा, इनको कनेक्ट करने के लिए हमने ये बना दी। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं? एक, दो और तीन। तो यानी कि इसमें भुजाएं हम पहले लिखते हैं, भुजाएं कौन कौन सी है। अब त्रिभुज के परिचय में ही है भुजा। तो इसमें जो तीन भुजाएं हैं, तो पहली भुजा क्या है? एक तो भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा क्या हो गई? बी सी, और जो तीसरी भुजा होगी हमारी वो क्या है? ये वाली, इसका नाम है सी ए। भुजा को अंग्रेजी में साइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब इसके शीर्ष। अब इसमें जो वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कितने हैं? अब इसके वर्टेक्स यानी कि शीर्ष होते हैं जो कोने निकल रहे हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पर नुकीला ए पर, एक बी पर और एक सी पर। तो यानी कि इसके वर्टेक्स कितने रहेंगे? तीन। कौन कौन सा? ए, बी और सी। अब त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इसका एक और गुण होता है कि जब भी हम किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को, इसके अंदर त्रिभुज के अंदर तीन कोण बनते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक कोण ये ना, एंगल ए, एक हो गया एंगल बी, एक हो गया एंगल सी। तो त्रिभुज का गुण क्या होता है कि जब भी तीनों कोणों का योग करते हैं तो यहाँ क्या होता है? इन तीनों कोणों का योग आता है 180 के बराबर। तो इसको हम क्या कहते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब कि त्रिभुज के कोणों का योग। यहां लिख देते हैं त्रिभुज के कोणों का योग। तो जो त्रिभुज के कोणों का योग होता है वो भी अभी मैंने बताया आपको, वो कितना होता है? वो होता है तीनों को जब हम जोड़ेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो वो कितने के बराबर आएगा? 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। अब भाई त्रिभुज क्या होता है एक और बार बता देता हूँ कि तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति। जैसे कि तीन भुजाएं कौन कौन सी? एक तो हो गई ए बी, एक हो गई बी सी, एक हो गई सी ए। यानी कि इन तीनों भुजाओं से बनी एक बंद आकृति, यानी कि क्लोज्ड फिगर। तो तीन भुजाओं से बनी एक बंद आकृति जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में क्या होता है? एक तो साइड्स होती हैं, एक वर्टेक्स होते हैं, एक एंगल होते हैं। साइड्स कौन कौन सी? एक तो ए बी, एक बी सी और एक सी ए। वर्टेक्स यानी कि शीर्ष कौन कौन से? एक तो ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। अब इसके बाद है एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के कोणों का योग। अगर हम त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 के बराबर। जैसा कि सामने लिखा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार है, त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला जो उसे हमने बांटा है कोणों के आधार पर कि त्रिभुज कितने कोणों, मतलब कितने प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। दूसरा हमने बांटा उसको उसकी भुजाओं के आधार पर। तो पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर। तो यहाँ हेडिंग बना लेते हैं त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर। तो त्रिभुज के प्रकार कोणों के आधार पर कितने होते हैं इनको अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहला जो है त्रिभुज का प्रकार कोणों के आधार पर तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा जिसको कहते हैं
न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और जो तीसरा है किसके आधार पर, कोणों के आधार पर इसका पार्ट, वो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में वही दो ही चीजें हैं, एक तो कोण है, एक भुजाएं हैं, तो इन्हीं के आधार पर हमने इसको बांट दिया है। तो पहला हमने बांटा इसको कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार का है, एक न्यून कोण त्रिभुज, एक अधिक कोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। समकोण को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये होते क्या है तीनों, इनको अभी पूरी वीडियो में इसको जानेंगे। आज त्रिभुज के प्रकार दोनों के आधार पर यही हम जानेंगे। ठीक है, उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के त्रिभुजों का सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं आप जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि त्रिभुज को कोणों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा है हमारा समकोण त्रिभुज। तो अब हम इन्हीं के बारे में जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहला जो है हमारा वो है न्यून कोण त्रिभुज। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, अगर हम इसका बनाए डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा। अब इस त्रिभुज के अंदर अभी बताया था मैंने आपको कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो तीनों एंगल बन रहे हैं अंदर, वो क्या है, तीनों छोटे हैं 90 डिग्री से। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि वे एंगल जो जिनका मान 90 डिग्री से कम हो उनको न्यून कोण कहते हैं। तो यानी कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर जितने भी कोण हो उनका वो कितने से छोटे हो, 90 डिग्री से छोटे हो। जैसे मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, और ये भी 60 डिग्री का एंगल है, और ये भी 60 डिग्री का एंगल है। तो तीनों का अगर हम टोटल निकालेंगे तो आएगा 60 + 60 + 60 = 180। और तीनों ही एंगल क्या इसमें जो है वो तीनों 90 डिग्री से कम है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया हो। जैसे मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, एक और अगर मैं इसका एग्जांपल बनाऊं, तो जैसे कि एक त्रिभुज है हमारे पास दूसरा PQR एक त्रिभुज है। अब इसमें तीन एंगल हम मानते हैं कि ये जो एंगल है ये मान लीजिए 50 डिग्री का है, और ये मान लेते हैं हमारा 60 डिग्री का है। 50 और 60 110, और इसको मान लेते हैं 70 डिग्री का है। तो कितना हो गया, टोटल आएगा 180, और सभी क्या है 90 डिग्री से कम है अंदर वाले एंगल। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज का। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा दूसरा था कोणों के आधार पर इसका पार्ट, वो था अधिक कोण त्रिभुज। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में, उसमें मैंने सारे कोण बताए थे आपको कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा न्यून कोण क्या होते हैं और अधिक कोण क्या होते हैं। तो अधिक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री के कम हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होगा, इसी अगर डेफिनेशन के आधार पर हम बनाएं तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, माने कि एक कोण का मान क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो, अर्थात और किसके बीच में हो, 180 के बीच में हो।
तो इसका एग्जांपल हम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो ये हमने त्रिभुज बनाया है नया, इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड। तो इसमें जो तीनों एंगल हैं, एक कोण तो हमें दिख रहा है कि ये वाला सबसे बड़ा है, ये मान लेते हैं कितने डिग्री का है, 120 का। तो 120 और ये दे रखा है हमें 30 डिग्री का, और अगर ये हो ये भी 30 डिग्री का। तो ये क्या होंगे, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज का, क्योंकि इसका जो एक कोण है वो किससे किससे बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, और दोनों दो कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ठीक है, इतना मैं समझता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है त्रिभुज टॉपिक। अब जो तीसरा है हमारे पास वो है समकोण त्रिभुज। तो इसको हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब ये समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। और अगर ज्यादा डिटेल में आपको जानना है कि होते क्या है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जो है लाइन्स एंड एंगल्स की चैनल के अंदर उसे जाकर देख लीजिएगा। तो समकोण क्या होते हैं, समकोण होता है वो एंगल जो 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण कहते हैं। ठीक है, तो अब इससे परिभाषा क्या बनेगी समकोण त्रिभुज की, कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक जो एंगल हो कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम जैसे इसको नाम देते हैं हम इसको त्रिभुज को पी क्यू आर। तो इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो क्यू पर एंगल बना है ये वाला, ये कितने डिग्री का दिख रहा है, 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 का तो ये वाला कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 का, और ये वाला भी कितने का हो जाएगा, 45 का। ठीक है, तो भाई क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसी से इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इतने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी उम्मीद करता हूं, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, जब तक आपसे नोट कर लीजिए। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था त्रिभुज का प्रकार, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। अब जो नेक्स्ट त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है त्रिभुज का उसकी भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार के त्रिभुज हैं उसे भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है नेक्स्ट वो है सेकंड त्रिभुज के प्रकार भुजाओं क्या कहते हैं इंग्लिश में, साइड्स, यानी कि साइड्स के आधार पर, भुजाओं साइड्स के आधार पर। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसका प्रकार वो है जैसे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब क्या है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, और त्रिभुज तो त्रिभुज है ही है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज हम कहेंगे। तो यही इसकी परिभाषा बन जाएगी। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं।
समबाहु त्रिभुज का। जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। अब समबाहु ये कब होगा, जब मान लीजिए जो हमें इसकी तीनों साइड दे रखी है उनका मान समान हो। जैसे कि ए बी जो साइड है उसकी लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, और जो बी सी साइड है उसकी लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और जो सी ए साइड है उसकी वो लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, लंबाई में समान है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और समबाहु त्रिभुज की एक और खास बात होती है कि जो इसके अंदर कोण बनते हैं, वो समबाहु त्रिभुज के अंदर बनते हैं कोण, तीनों कोण 60-60 डिग्री के, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और जिसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के हों, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज जिसे हम कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में भी, इसको नाम क्या है अंग्रेजी में, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल का मतलब क्या होगा, समबाहु, और ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। ठीक है, इतना आपकी उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब समबाहु त्रिभुज का सूत्र, भाई इसका अगर हम समबाहु त्रिभुज का हमें एरिया निकालना, तो इसका जो एरिया होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल। किसके लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल कहते हैं एरिया। तो इसका एरिया जो होता है वो बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं √3/4 और गुणा भुजा का स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, यहाँ ए का मतलब है भुजा से। ठीक है, जो कि ए हमें अगर 6 सेंटीमीटर दे रखे तो ये क्या हो जाएगा, ए का मान। ठीक है, ये ए होती है, ये भुजाएं होती हैं, इसको हम ए से दर्शाते हैं। ये तीनों क्या है, समान है, तो इसमें तीनों का मान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्या होता है, ए भुजा होता है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, कि √3/4 गुणा भुजा का वर्ग। अगर इसका पेरीमीटर, भाई पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर और जान लीजिए आप। किसी भी त्रिभुज का अगर हमें पेरीमीटर, त्रिभुज हो या फिर मान लीजिए वर्ग हो या कोई भी हमारे पास आकृति हो, अगर उसका हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप को और जानना जरूरी है हमें। सभी जितने भी फिगर होंगे ज्योमेट्री में, उन सभी के लिए परिमाप का एक ही फॉर्मूला रहता है। परिमाप होता है कि उस त्रिभुज में जितनी भी भुजाएं होंगी या फिर जो भी फिगर है उसमें जितनी भुजाएं होंगी, उन सभी भुजाओं का योग जो भी आएगा उसी को हम उसका परिमाप कहते हैं, उसी आकृति का। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, जिसे हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, ये सभी आकृतियों के लिए सेम रहेगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, तीनों भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं का एक क्या निकालते हैं, योग निकालते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप, कौन से त्रिभुज का, इसी त्रिभुज का, कौन सा, इक्विलैटरल। तो a + a, तो परिमाप कितना आ गया, 3a। तो ये क्या हो गया, इसके पेरीमीटर यानी कि p के लिए फॉर्मूला, किसके लिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। अब इसी त्रिभुज में आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो अब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज अभी आपको बना के दिखाया था मैंने, ऐसा होता है, जो होता है समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए इसका नाम हम लिख देते हैं इस बार PQR। समबाहु है तो तीनों भुजाएं समान होंगी। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा, इसको हमने A लिखा, ठीक है, तो ये भी भुजा क्या होगी, A होगी, और ये भुजा भी क्या होगी, A ही होगी। अब एक कंडीशन आती है सवाल में, कंडीशन क्या, कि अगर हम इसका जो शीर्ष है, P शीर्ष है, उससे हम एक लंब डालें जो नीचे वाली भुजा है उस पर, QR पर लंब डालते हैं जब भी किसी भी शीर्ष से, तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है, जब भी हम डालेंगे उस एंगल को समद्विभाजित कर देता है, और जिस पर आगे वो शीर्ष से आकर के बनता है
जिस पर लंब डाला जाता है वो भुजा को उसको दो भागों में बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ये जो भुजा है वो बराबर होगी यानी कि a/2 के। कैसे? क्योंकि पूरी a थी तो आधी होगी तो a/2 रह गई, और इस बिंदु को नाम दे लेते हैं, मान लीजिए बिंदु है d। तो लंब डालने पर अगर हम इसे अब हमें चाहिए इस लंब की लंबाई कैसे निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा, क्षेत्रफल के लिए था √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √3/4 गुणा a केवल, ठीक है। तो इस शीर्ष द्वारा डाले गए लंब की लंबाई के लिए, लंब क्या हमारा यहाँ पर PD है, तो इसकी लंबाई के लिए, ठीक है, क्या सूत्र बना, √3/4 गुणा a। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है समद्विबाहु त्रिभुज। आप सभी के सामने परिभाषा लिख रही है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो डायग्राम ऐसा बनेगा, इसकी दो भुजाएं समान होंगी, मान लीजिए ABC है, तो ये जो हमारी ये वाली भुजा है इसको मान लेते हैं B भुजा है, और इसको भी क्या है B लंबाई की है, और ये वाली क्या है A लंबाई की है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करा है, लंब डाल दिया। लंब डालते से क्या होता है, वो दो बराबर भागों में त्रिभुज को बांट देता है। लंब को जहां गिरा है वहां उसको मान लेते हैं वो पॉइंट है D। अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 1/4a अंडर रूट में 4a अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होगा हमारा, 1/4a फिर 2 अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब उसके बाद अगर बात करें इसके पेरीमीटर की, अब पेरीमीटर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा कौन कौन सी, इसमें a है, एक बार ये वाली भुजा a लंबाई की, ये वाली भुजा b लंबाई की, और तीसरी कौन सी है वो भी b लंबाई की है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका a+2b, इसका पेरीमीटर आ गया। शीर्ष बिंदु से जो लंब डाला गया है, लंब डाला गया, इसकी मान लेते लंबाई पता नहीं h लंबाई है, इसकी लंबाई का फॉर्मूला, इसकी लंबाई निकालने से क्या होगा, शीर्ष बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई h के लिए क्या होगा सूत्र हमारे पास, ये सूत्र होगा अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन a स्क्वायर है अपॉन 2। तो जो शीर्ष बिंदु से लंब डाला जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज में उसकी लंबाई निकालनी, तो सूत्र हमारे पास ये हो जाएगा। तो जो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला ये वाला, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला ये वाला, और जो लंब की लंबाई निकालनी उसके लिए फॉर्मूला ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, वो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। 9th क्लास में और 10th क्लास में और बाकी की जो क्लासेस 6th 7th 8th उनमें ज्यादातर सवाल ऐसी पार्ट से आते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज, जो तीसरा पार्ट है। समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया, अगला क्या है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम का मतलब होता है भाई अलग अलग, और यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान ना होकर के अलग हो, यानी कि अगर एक 5 सेंटीमीटर की दूसरी 6 की होती है 7 की, यानी तीनों का मान अलग अलग हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसे क्या कहते हैं, उसे विषम
बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज जैसे मान लीजिए क्या ए है, ये नाम है इसका बी और ये सी, त्रिभुज का नाम ए बी सी। अब इसमें जो साइड होती है, साइडों को नाम कैसे देते हैं, जैसे मान लीजिए ए के सामने जो भुजा पड़ रही है, ये पड़ रही है ये वाली, ए के सामने ठीक सामने कौन सी, नीचे वाली, ए के सामने नीचे वाली, तो इसका क्या होगा, इसको हम ए से दर्शाएंगे। बी के सामने क्या पड़ रही है, ये वाली साइड, तो ये क्या हो जाएगी हमारी भुजा बी। सी के सामने ठीक कौन सी पड़ रही है, ये वाली, तो इसके क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है कौन सा, विषम बाहु त्रिभुज का, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का अंडर रूट में एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एस क्या होता है। अब एस क्या होता है वो हम बताते हैं आपको। एस होता है सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, अब परिमाप मैंने आपको बताया था, परिमाप क्या होता है, परिमाप अगर बात करें इसके पेरीमीटर की तो वो होगा a प्लस बी प्लस सी यानी कि सभी भुजाओं का योग। लेकिन अगर बात हो सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप की, तो इसको दर्शाते हैं s से, और इसका जो फॉर्मूला है अर्ध है यानी कि आधा, तो जो भी है a प्लस बी प्लस सी का मान उसको 2 से भाग दे देंगे तो वो निकला हमारा सेमी पेरीमीटर का मान। यानी कि इसको कैलकुलेट करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, s की, और वही जो मान आएगा उसको हम यहाँ रखेंगे s की जगह, फिर s माइनस से बारी बारी s माइनस बी फिर s माइनस सी करके हमें क्या अंडर रूट को सॉल्व करेंगे और हमें इसका एरिया निकल आएगा, पता चल जाएगा कि ये कितने सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का टॉपिक, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल अभी हमने देखा था कोणों के आधार पर वाले में, लेकिन इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो, चौथा हम इसको मान लेते हैं, चौथा पार्ट यहाँ ठीक लिख देते हैं, चौथा तो कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया था, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसका डायग्राम ऐसा था, अभी आपको दिखाया ही था, इसमें ए बी और सी नाम देते हैं इसको। अब इसमें 3 भुजाएं होती है राइट एंगल ट्राइंगल, वो तो त्रिभुज में 3 ही होती हैं, लेकिन इसमें इन भुजाओं के नाम अलग होते हैं। जैसे कि इस भुजा को कहते हैं जो 90 डिग्री जिस पर कोण बना, जिस एंगल पर, किसी भी समकोण त्रिभुज में जिस कोण पर 90 डिग्री का एंगल बना हो, ठीक उसके सामने जो भुजा होगी, ठीक इसके सामने जो भुजा होगी, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और जो ठीक इसके बिल्कुल बराबर में होगी यानी कि इसके सामने होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सीधी वाली भुजा को इसको कहते हैं लंब, अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और जो नीचे होता है उसको कहते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार, अंग्रेजी में कहते हैं बेस। तीनों को दर्शाते हैं इसको H से, इसको P से, इसको B से, इनको दर्शाते हैं इनसे। ठीक है, अब इसका अगर हमें मान लीजिए निकालना है क्षेत्रफल राइट एंगल ट्राइंगल का, इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर हिंदी में लिखा तो हो जाएगा हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी कह सकते हैं, यहाँ लंब भी कह सकते हैं, भी लिख देता हूँ पहले ऊंचाई या फिर लंब। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा क्षेत्रफल के लिए, समकोण के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, उसके बगल वाली परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाली वो आधार यानी कि बेस। तो जल्दी से आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको जितना भी मैंने अभी पढ़ा है वो सब समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको पढ़ाने का तरीका या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप 10th और 12th के एग्जाम बहुत ही करीब हैं, तो आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए
और यहाँ आपको वीडियोस ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आपका बेस क्लियर होता रहेगा। और हमने अब जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज वो भी डालने शुरू कर दिए हैं, तो एक एक करके आपको सभी चैप्टर के सॉल्यूशन 10th और 12th क्लास के आपको इस पर चैनल पर मिल जाएंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और हमें मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस डालने का। तो मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।